हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है डेटा साइंस। तो इस चैप्टर में हम डेटा साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो चैप्टर है वो आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर दे रखा है जहाँ पे कि डेटा साइंस की बात की जा रही है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि आप डेटा साइंस के बारे में सारी चीज़ों को समझ पाएँ। और अगर आप लोग 6th या 7th के स्टूडेंट हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी बुक में भी कुछ चैप्टर डेटा साइंस के नाम से दे रखा है तो इस वीडियो को आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो डेटा साइंस को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको एआई को समझना पड़ेगा, एआई क्या होती है और इसके क्या क्या डोमेन्स होते हैं, क्योंकि जो डेटा साइंस है इसमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एआई और एआई के डोमेन्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं। देखिए, एआई की अगर हम बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या एक तरीके की इंटेलिजेंस है जो कि मशीन्स में होती है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, मतलब कि जो रियल नहीं है, जिसको बनाया गया हो। तो ऐसी इंटेलिजेंस को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली किसी भी मशीन में कोडिंग करके अगर इंटेलिजेंस को डाल देते हैं तो ऐसी इंटेलिजेंस को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस इंटेलिजेंस की वजह से जो मशीन्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे टास्क को जिनको परफॉर्म करने के लिए जनरली ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि ऐसे टास्क जिनको करने के लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे टास्क को जो है कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग टास्क को परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आपके कंप्यूटर्स या फिर मशीन्स भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी इंटेलिजेंस को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि ये रियल नहीं है, लेकिन बना के कंप्यूटर्स में डाली जाती है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके डोमेन क्या क्या होते हैं। तो एआई के डोमेन्स की अगर हम बात करें, इसमें पहला डोमेन होता है डेटा, सेकंड है कंप्यूटर विजन और थर्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये तीन जो है इसके डोमेन होते हैं। तो चलिए इन तीनों डोमेन को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेटा को। तो डेटा की अगर हम बात करें, डेटा आपका जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि डेटा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक तरीके के फ्यूल की तरह होता है। जैसे कि कोई भी डिवाइस है, उसको रन करने के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरीके से डेटा जो है वो एआई के लिए फ्यूल का काम करता है। और डेटा होता क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ये जो है कलेक्शन है फैक्ट और फिगर्स का, जिसको कि इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोसेसिंग करके। और ये जो डेटा है वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। कोई टेक्स्ट अगर आपको टाइप करके दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने टाइप कर रखे हैं, तो ये भी जो है डेटा की एक फॉर्म है। इसके अलावा जो है ये ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है। कोई भी अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा है। और ये जो आपका वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब कि कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो वो भी एक तरीके का डेटा है। इसके अलावा ये इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी इमेज आपके सामने, तो वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा है। तो डेटा की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि डेटा होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं एआई के दूसरे डोमेन की, जो कि है कंप्यूटर विजन। तो इस डोमेन की अगर हम बात करें, दिस डोमेन इज कंसर्न विद डेवलपिंग डिजिटल सिस्टम दैट कैन प्रोसेस, interpret and comprehend visual inputs like pictures and videos in the same way as human can। मतलब कि कंप्यूटर विजन में जो है ऐसे डिजिटल सिस्टम को डेवलप करने की बात की जाती है जहाँ पे डेटा को इनपुट लेके उसको प्रोसेस, इंटरप्रेट उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग करते हैं। मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही डेटा को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करना। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमें जो भी डेटा मिलता है उस डेटा को समझ के जो हम उसको इंटरप्रेट करके और फिर जो हम आउटपुट देते हैं, मतलब कोई भी फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर विजन में इस बात पे फोकस किया जाता है कि ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार कराया जाए जहाँ पे कि डेटा की प्रोसेसिंग ह्यूमन बीइंग की तरह की जा सके। मतलब कि ह्यूमन बीइंग जैसे डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से वो डिजिटल सिस्टम कर पाए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं अगले डोमेन की, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट। मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो मशीन्स की ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे कि जो ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है उसको इंटरप्रेट करके, मतलब कि उसको समझ के और उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है इसको बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि ज़्यादातर आपको डिजिटल जो असिस्टेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जैसे कि गूगल का जो गूगल असिस्टेंट है, उसमें आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अभी जो है गूगल का जो जेमिनी एआई है, वहाँ पे भी जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब कि बोल के जो है वहाँ पे चीज़ों को आप बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे जो डेटा है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि डेटा क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम ब्रॉडर टर्म में डेटा को समझने वाले हैं।
तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस करा, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम डेटा बोलते हैं। मतलब कि ऐसा डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जिन पे प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो उसको हम बोलते हैं डेटा। और इस डेटा को जो है आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, सीडी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, या किसी भी और स्टोरेज डिवाइस में बाइनरी फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा जो है डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, इसके अलावा वीडियो की फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से डेटा का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रॉडर टर्म में कि डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए डेटा जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें कि पहली फॉर्म होती है डेटा की क्वांटिटेटिव डेटा। और क्वांटिटेटिव जो डेटा है ये भी 2 टाइप का होता है, जिसमें कि पहला होता है डिस्क्रीट और सेकंड होता है कंटिन्यूअस। ये 2 तरीके से जो है ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा में जो है मेनली आपको नंबर्स या फॉर्मूला वाला डेटा देखने को मिलता है। दूसरे टाइप के डेटा की अगर हम बात करें तो होता है क्वालिटेटिव, और यहाँ पे होते हैं फीचर्स, जैसे कि किसी का ओपिनियन हो गया, रैंक हो गई, टाइम ऑफ द डे हो गया, इसके अलावा नॉमिनल लेटर्स हो गए, कलर्स हो गया, सिंबल्स हो गए, जेंडर्स हो गए। इस तरीके का जो डेटा होता है जो कि क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव डेटा। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे। तो ये 2 टाइप जो है डेटा के होते हैं। तो चलिए इन दोनों डेटा टाइप को जो हम 1 बाय 1 करके डिटेल में समझ लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा की। तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो आपका एक ऐसा डेटा होता है जो कि एक फिनाइट नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 20 मीटर, 100 kg, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप फिक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे डेटा को आप बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि इस डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, और साथ साथ यहाँ पे मेजरेबल यूनिट्स होती है। कोई भी मेजरेबल यूनिट हो सकती है, जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके की मेजरेबल यूनिट यहाँ पे रहती हैं। तो सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं ऐसा डेटा जिसको कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा की। तो क्वालिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो ये ऐसा डेटा होता है जहाँ पे क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा डेटा जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हो उसे बोलते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि नाइस वेदर, ऑनेस्ट पर्सन, लेंथी नोबल, मतलब कि जो वेदर है वो कैसा है, नाइस है, पर्सन कैसा है, ऑनेस्ट है, इसी तरीके से नोबल कैसा है, लेंथी है। तो यहाँ पे जो है क्वालिटी की बात की जा रही है या फिर एट्रीब्यूट की बात की जा रही है। तो इस तरीके का जो डेटा होगा वो कहलाएगा क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में जो है सब्जेक्ट नेचर होता है, जहाँ पे कि डेटा को नॉन न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि ऐसा डेटा जो क्वालिटी को या फिर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव डेटा है और जो क्वालिटेटिव डेटा है, इनके बीच के डिफरेंसेस को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो देखिए क्वांटिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। मतलब कि इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, जैसे कि रूलर हो गया, बैलेंसेस हो गए, ग्रेजुएट सिलेंडर्स हो गए, बीकर्स हो गए, थर्मामीटर हो गए। इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी हेल्प से जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें वेट की, तो वेट को आप मेजर कैसे करोगे, एक वेटिंग मशीन की हेल्प से मेजर करोगे। इसी तरीके से टेम्परेचर को अगर आप मेजर करोगे तो टेम्परेचर के लिए आपको थर्मामीटर चाहिए होगा, उसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। या फिर लंबाई चौड़ाई को मेजर करना है तो उसके लिए आपको स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो हमारा कहलाएगा क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि इसको जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा की, तो इसको कलेक्ट किया जाता है सेंस ऑर्गन से। मतलब कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे ऑब्जर्व करके जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर आपको टेस्ट बताना है तो आप जो है उसको टंग से चख कर देखेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है या चटपटा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसकी क्वालिटी फिर बताएंगे। इसी तरीके से किसी पर्सन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो वहाँ पे जो है आपको उस पर्सन को देखना होगा, और उसके बाद में जो है आप ऑब्जर्व करके उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्सन किस तरीके का दिख रहा है। इसी तरीके से जो आप स्मेल के बारे में बता सकते हैं सूंघ के कि स्मेल अच्छी आ रही है या गलत आ रही है। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा होता है इसको सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ही ऑब्टेन किया जाता है। मुझे लग रहा है आप लोग को दोनों ही डेटा टाइप समझ में आ रहे होंगे कि दोनों ही डेटा को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और डिफरेंसेस की, जिसमें कि अगर हम बात करें पहले डिफरेंस की, तो देखिए जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो काउंटेबल होता है, जबकि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ये कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड डिफरेंस की, तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसको आप जो है नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव डेटा को आप टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं
तो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ये आपको आंसर देता है क्वेश्चंस के, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको कौन देता है? क्वांटिटेटिव डेटा देता है। जबकि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जैसे कि वाई, व्हाट, हाउ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको जो है क्वालिटेटिव डेटा में मिल जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसको मेजर करके हम जो है कलेक्ट करते हैं या फिर किसी फॉर्मूला को अप्लाई करके कलेक्ट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा की तो इसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। और फिफ्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें जिसमें कि एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो क्वांटिटेटिव डेटा के जो एग्जांपल्स हैं वो जाएंगे एज, ईयर, टेम्परेचर, सैलरी। मतलब कि कोई भी ऐसा डेटा है जिसको कि आप एक नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आ जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। और दूसरा अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा की तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑब्जर्विंग बिहेवियर क्वालिटी रिव्यू। मतलब कि कोई भी ऐसा डेटा है जहाँ पे क्वालिटीज बताई जा रही हैं तो वो एग्जांपल हो जाएगा किसका? क्वालिटेटिव डेटा का। तो मुझे लग रहा है आप लोग को दोनों ही डेटा टाइप क्लियर हो चुके होंगे। कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। जैसे कि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जांपल्स की तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पर्सन कहता है आई एम 4 फीट एंड 11 इंच टॉल, मतलब कि कोई अपनी हाइट बता रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेहाज वेट इज 30 किलोग्राम, मतलब कि जो नेहा है उसका वेट कितना है? 30 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी देखिए एक फिक्स नंबर है, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि लिखा हुआ है टुडेज टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर को एक फिक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस टू स्कूल फ्रॉम माई होम इज 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की बात की जा रही है, ये भी एक पर्टिकुलर नंबर है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि यहाँ पे बोला जा रहा है आई स्पेंड 1 आवर फॉर एक्सरसाइज डेली, मतलब ये कह रहा है मैं रोज 1 घंटे जो है एक्सरसाइज के लिए देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 1 घंटा है वो क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा का। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। तो चलिए क्वालिटेटिव डेटा के भी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है माई सिस्टर हैज़ ब्राउन आइज, मतलब कि यहाँ पे जो है सिस्टर की आइज के बारे में बताया जा रहा है कि आइज कैसी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला जा रहा है माई फ्रेंड इज़ अ वेरी गुड सिंगर, मतलब कि फ्रेंड की यहाँ पे भी क्वालिटी बताई जा रही है कि फ्रेंड जो है वो कैसा सिंगर है? एक अच्छा सिंगर है। तो ये भी जो है क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे बोला जा रहा है माई ब्रदर इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड पंचुअल, मतलब कि जो मेरा ब्रदर है बहुत ज़्यादा पंचुअल है और ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे भी जो है ब्रदर की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसा है? ऑनेस्ट एंड पंचुअल है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है द फेस क्रीम दैट आई एम यूजिंग इज क्वाइट स्मूथ, मतलब कि जो फेस क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे जो फेस क्रीम है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला जा रहा है द टीचिंग स्टाइल ऑफ आवर मैथमेटिक्स टीचर इज़ वेरी गुड, मतलब कि जो टीचर है मैथमेटिक्स का उनके टीचिंग स्टाइल की यहाँ पे क्वालिटी को बताया जा रहा है कि उनकी टीचिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से किसी भी ऐसी चीज़ की बात की जा रही है जहाँ पे कि क्वालिटी की बात की जा रही है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो वो आ जाएगा क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के टाइप्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के टाइप्स की। तो क्वांटिटेटिव डेटा में हम डिस्कस कर रहा था, ये 2 टाइप का होता है, पहला कंटिन्यूस होता है और दूसरा होता है डिस्क्रीट डेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंटिन्यूस डेटा की तो इसमें बोला जा रहा है कंटिन्यूस डेटा रेफर्स टू इनडिफाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब कि ऐसा डेटा जो कि कंटिन्यूस है और इसमें वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, मतलब कि इनडिफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एम्प्लॉय की सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, मतलब कि कम बढ़ हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि जो सैलरी आज फिक्स्ड है 1 महीने या 2 महीने बाद वो सैलरी चेंज ना हो, तो यहाँ पे इनडिफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा की, तो डिस्क्रीट डेटा रेफर्स टू डेफिनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि डिस्क्रीट डेटा में ऐसा डेटा आता है जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास में जो है एक सेशन में जो बच्चे होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी 8th क्लास है तो 8th क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट है, तो इस सेशन के लिए जो 40 स्टूडेंट है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि कल को जो है वहाँ पे चेंज हो जाए, मतलब कि मिड सेशन में जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं बढ़ सकते, फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पे की वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो आपको इतना समझना है, तो आपको ये समझना है कि डिस्क्रीट डेटा में
फिक्स्ड वैल्यू होती है, डेफिनाइट वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंटिन्यूस डेटा की, तो कंटिन्यूस डेटा वेरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स। मतलब कि जो कंटिन्यूस डेटा है ये ओवर द टाइम चेंज होता रहता है और दो नंबर में से कोई एक वैल्यू पिक कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि कंटिन्यूस डेटा जो होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसका नाम है कंटिन्यूस। तो इसमें चेंजेस आपके टाइम के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि मॉर्निंग में कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा और शाम में कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए किसी का जो वेट होता है वो भी ओवर द टाइम बढ़ता रहता है, मतलब कि कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। तो पर्सन के वेट में भी जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो ये भी किस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा है ये, क्योंकि यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ साथ ये डेटा ऐसा है जिसमें कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा। इसके अलावा देखिए डिस्क्रीट डेटा, मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट डेटा क्या है, डेफिनाइट वैल्यू यहाँ पे रहती है। मतलब कि ऐसा डेटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हो और वहाँ पे वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक सेशन में एक स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि मिड सेशन में स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा डिस्क्रीट डेटा कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड इज जनरली मेजर्ड यूजिंग इंटीजर। मतलब कि डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू से तो प्रेजेंट होगा ही, साथ साथ यहाँ पे इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इसके सब पार्ट्स नहीं हो सकते। और नॉर्मली हम इसको किससे मेजर करते हैं, इंटीजर से करते हैं। मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में जो इस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल टर्म अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव डेटा के दोनों टाइप्स की, तो ऐसा डेटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम, तो वो आपका कहलाएगा कंटिन्यूस डेटा। और डिस्क्रीट डेटा की अगर हम बात करें तो जहाँ पे एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज है जिसमें कि जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं आते, तो इस टाइप के डेटा को बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा आप इसको कह सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो क्वालिटेटिव डेटा हमने पढ़ा, जो क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ा, मतलब कि जितने भी डेटा के यहाँ पे हमने टाइप पढ़े हैं ये, इन सारे डेटा का एप्लीकेशंस क्या होता है, जो अलग अलग डेटा टाइप हैं यहाँ पे इनका क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनका रियल लाइफ एप्लीकेशंस होता है। मतलब कि रियल लाइफ में जो है आपको इनका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा का रियल लाइफ एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में होता है। तो पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि डेटा का रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, जिसमें कि फर्स्ट एग्जाम्पल है वीडियो रिकमेंडेशन प्रोसेस। मतलब कि वीडियो को रिकमेंड करने के प्रोसेस में जो है डेटा को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, आपको किस तरीके से वीडियो रिकमेंड करे जाते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जिस तरीके के आप वीडियोज़ देखते हैं उसी तरीके के वीडियोज जो हैं वो आपको यूट्यूब रिकमेंड करता रहता है। तो ये काम होता कैसे है, तो इस काम के लिए जो डेटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आप वीडियो को देखते हैं, मतलब जो यूज़र होता है वो वीडियो को देखता है। उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कि जो यूट्यूब है वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा आपके डेटा को और जो डेटा सर्च होंगी, मतलब कि जिस टाइप की चीज़ों को आप सर्च करते होंगे या फिर हम कह सकते हैं जिस टाइप के वीडियोज़ को आप सर्च करते होंगे, जो प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब है वो उसको एनालाइज कर लेगा। और उसके बाद में प्लेटफॉर्म क्या करेगा, व्यूइंग हिस्ट्री को एनालाइज करेगा। मतलब किस किस टाइप की चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं उसको एनालाइज करेगा। उसके बाद में आपकी और भी चॉइसेस जो होंगी उनको एनालाइज किया जाएगा और फिर जो है फाइनली आपको वीडियो की रिकमेंडेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में, ये डेटा कलेक्ट करने के बाद में इसके अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप वीडियो देख रहे होंगे वो ये काम करना शुरू कर देगा। अगर आप जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड करने लगेगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक ये काम करने लगेगा। तो इस तरीके से वीडियो की रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड की जाती है डेटा को कलेक्ट करके। इसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, मतलब कि और क्या क्या डेटा के एप्लीकेशन होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए डेटा के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में फ्रेंड्स के सजेशन को प्रोवाइड करने के लिए डेटा का यूज़ किया जाता है। जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं वो आपके डेटा को कलेक्ट करके उसके हिसाब से जो है आपको फ्रेंड्स के सजेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो फ्लाइट्स वगैरह के सजेशन मिलते हैं आपको, मतलब कि अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो टिकट बुकिंग के लिए जो आपको सजेशन प्रोवाइड किए जाते हैं आपके डेटा को कलेक्ट करके उसके हिसाब से जो आपको फ्लाइट्स को सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कस्टमर की डिमांड को भी एनालाइज किया जाता है, जिससे कि जो कस्टमर की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। मतलब कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं वो काम करती हैं, वो चेक करती हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और किसकी कम है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टॉक को मेंटेन करके रखती हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की रेटिंग का भी एनालिसिस किया जाता है डेटा की हेल्प से। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की जो रेटिंग होती है उसको फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को जो है लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है उसकी प्राइसिंग को डिसाइड वहाँ पे किया जाता है।
तो अब जो हमने एआई के सारे ही कंपोनेंट को, मतलब कि जो डोमेन है एआई के, उनको डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे कि मेजरली हमने डेटा को डिस्कस करा है कि डेटा क्या होता है। अब हम बात करेंगे डेटा साइंस की कि डेटा साइंस क्या होती है। तो डेटा साइंस की अगर हम बात करें, डेटा साइंस इज अ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डेटा एंड प्रोसेसेस। मतलब कि डेटा साइंस जो है वो एक ऐसा फील्ड है टेक्नोलॉजी का जहाँ पे कि डेटा और डेटा के प्रोसेस से जो है डीलिंग की जाती है कि डेटा क्या है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो इस चीज़ से जो है यहाँ पे डीलिंग की जाती है। और डेटा साइंस के पर्पस की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस होता है टू मेंटेन डेटा कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैम। मतलब कि जो डेटा कलेक्शन है उसको मेंटेन करना और उस डेटा कलेक्शन से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना, तो ये काम होता है डेटा साइंस का। अब डेटा साइंस के भी जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, जिसमें कि पहला कंपोनेंट होता है डेटा कलेक्शन। मतलब कि डेटा को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना कहलाता है डेटा कलेक्शन। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है डेटा मेंटेनेंस। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को। जो डेटा है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से एक्सेस किया जा सके। और थर्ड कंपोनेंट होता है डेटा एनालिसिस। मतलब कि यहाँ पे जो है डेटा का एनालिसिस किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो है डेटा पैटर्न्स को समझा जाता है कि जो डेटा है वो किस तरीके का डेटा है। तो इस चीज़ को जो है डेटा एनालिसिस की हेल्प से किया जाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो आजकल की अगर हम बात करें तो डेटा जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है जनरेट हो रहा है और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेटा को कलेक्ट करती हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हम डेटा साइंस के लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। देखिए डेटा साइंस की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, डेटा साइंस लाइफ साइकिल फोकसेस ऑन डेटा एनालिसिस एंड गेटिंग इनसाइट विच इन्वॉल्व्स step to perform statistic visualization, machine learning and deep learning on it to find the best possible solution through the different phases। मतलब कि डेटा साइंस की जो लाइफ साइकिल है इसमें मेनली जो है डेटा के एनालिसिस पे फोकस किया जाता है जिससे कि उसको एनालाइज करके जो है उससे बेस्ट सॉल्यूशन को जो है फाइंड आउट किया जा सके। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा को एनालाइज किया जाता है और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको कि परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं जिससे कि डेटा को बेटर तरीके से समझ के उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जा सके, जो मशीन्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएं। तो बात कर लेते हैं डेटा साइंस के लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे डेटा कैप्चर किया जाता है। ये इनिशियल स्टेप होता है जहाँ पे कि हम डेटा को गैदर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। इसके बाद में सेकंड स्टेप में होता है डेटा मेंटेनेंस। डेटा मेंटेनेंस का मतलब है कि जो डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है जिससे कि उसको फ्यूचर में यूज किया जा सके। फिर इसके बाद में जो है डेटा की प्रोसेसिंग होती है। मतलब कि जो रॉ डेटा है उसको जो है यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। कह सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में डेटा का एनालिसिस किया जाता है। मतलब कि उसमें जो पैटर्न्स वगैरह हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि जो डेटा है वो एक्चुअली में क्या कह रहा है, किस बारे में डेटा है, उस चीज़ को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। और फाइनली फिफ्थ स्टेप में जो है डेटा कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि जो डेटा है उसको इम्पैक्टफुल मैनर में जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से डेटा साइंस की लाइफ साइकिल वर्क करती है। अब इस लाइफ साइकिल में जो मेन 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे हैं, इन 5 पॉइंट्स के भी जो है कुछ सब पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि इन स्टेप्स में भी और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा जो है यहाँ पे डायग्राम डिस्प्ले कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है, कैप्चर किया जाता है। कैप्चर का मतलब होता है डेटा को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना। तो यहाँ पे जो है डेटा की एंट्री करवाई जा सकती है। मान लीजिए कोई फॉर्म है, इस तरीके से कोई फॉर्म दे रखा है और वहाँ पे जो है उसमें डेटा आपसे एंटर करवाया जाए। इस तरीके से जो है कुछ भी डेटा आपसे एंटर करवाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके की डेटा एंट्री हो जाएगी। डेटा कैप्चर में डेटा एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब कि डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर करना, ये कहलाता है डेटा एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है डेटा एक्विजिशन। इसका मतलब होता है कि डेटा को डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट करना। जैसे कि कोई सेंसर है तो उससे डेटा को कलेक्ट करना, ये कहलाता है डेटा एक्विजिशन। और इसके अलावा जो डेटा है वो सिग्नल रिसेप्शन के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है। सिग्नल रिसेप्शन का मतलब होता है किसी सिग्नल से डेटा को कलेक्ट करना। जैसे कि मोबाइल सिग्नल की हेल्प से अगर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो ये कहलाएगा सिग्नल रिसेप्शन। तो कुछ इस तरीके से जो है डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से डेटा कैप्चर किया जाता है। अब बात करते हैं डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में मेंटेन की। तो मेंटेन किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो है डेटा वेयर हाउस होता है। डेटा वेयर हाउस का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो डेटा वेयर हाउस कहलाता है ये। इसके बाद में डेटा की क्लीनिंग होती है। मतलब कि जो डेटा आया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डेटा जो है इनकरेक्ट तो नहीं है, तो उसको क्लीन किया जाता है।
इसके बाद में डेटा स्टेजिंग की जाती है कि जो डेटा आया है उसमें से सही डेटा कौन सा है और गलत डेटा कौन सा है। कुछ डेटा जो है वहाँ पर अगर ऐड करने की रिक्वायरमेंट है तो वो ऐड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डेटा स्टेजिंग। और उसके बाद में जो है फाइनली डेटा की प्रोसेसिंग होती है जिससे कि जो डेटा है वो प्रॉपर रहे। इसके बाद में डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में हमने बात करी प्रोसेस की। तो प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे डेटा माइनिंग होती है। डेटा माइनिंग का मतलब होता है एक बड़े डेटा सेट से डेटा को निकालना, मतलब कि जरूरत का डेटा है उसको निकालना। बहुत सारा डेटा है तो उसमें से जो है यूजफुल डेटा को कलेक्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है डेटा माइनिंग। इसके बाद में क्लस्टरिंग होती है या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा के जो है ग्रुप वहाँ पे बना दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में फ्रूट्स का डेटा है तो वहाँ पे जो है उसको ग्रुप में डिवाइड कर दें कि एप्पल है, बनाना है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनको एक जगह पे रख दें तो ये कहलाएगा क्लस्टरिंग। इसके बाद में डेटा का एक मॉडल बनाया जाता है जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर जो है इस टाइप का डेटा आए तो वहाँ पे जो किस तरीके से प्रेडिक्शन करनी है, मतलब कि उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये चीज यहाँ पे डेटा मॉडलिंग में होती है। और लास्ट में जो है यहाँ पे डेटा समराइज किया जाता है, मतलब कि जो डेटा यहाँ पे तैयार हुआ है उसको समराइज यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरीके से सारी चीजें रहती हैं प्रोसेस वाले स्टेप में। इसके बाद में जो है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में हमने देखा एनालिसिस, मतलब कि पहले डेटा को कैप्चर किया जाता है, फिर मेंटेन किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद में डेटा का एनालिसिस होता है। तो एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि डेटा का एनालिसिस जो है एक्सप्लोरेटरी या फिर कंफर्मेटरी टेक्निक की हेल्प से हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का मतलब है कि जो डेटा है उसमें पैटर्न्स को फाइंड आउट करना कि वहां पे जो डेटा है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इस तरीके से हम डेटा सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करते हैं, तो ये कहलाता है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। और अगर हम बात करें कन्फर्मेटरी एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो हमारी पहले से कोई धारणा बनी हुई होती है और उस धारणा को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जो एनालिसिस है वो हो सकता है आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि पुराने डेटा के आधार पे आगे की प्रिडिक्शन करना। जैसे कि मान लीजिए कोई शॉप है तो उस शॉप में जो है किस चीज की सेल ज्यादा होगी, इस चीज को हम उस शॉप के प्रीवियस ईयर के डेटा से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस हो सकता है। रिग्रेशन में जो है पर्टिकुलर चीजों को कलेक्ट करके उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे प्रेडिक्शन की जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक हाउस का प्राइस पता करना है तो आप जो है वहाँ पे लोकेशन को देखेंगे कि किस जगह पे लोकेशन है हाउस की, और साथ साथ वहाँ पे साइज को देखेंगे कि कितने एरिया में जो है वो हाउस है। तो इस टाइप के डेटा को कलेक्ट करके जो है आप वहाँ पे हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा का एनालिसिस करके प्रेडिक्शन करना कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट माइनिंग हो सकती है, मतलब कि टेक्सुअल डेटा से इंफॉर्मेशन को निकालना। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे क्वालिटी को चेक किया जाता है कि किस पर्टिकुलर डेटा की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जा सकता है। और इसके बाद में लास्ट स्टेप होता है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है, मतलब कि जो डेटा आपके पास में अवेलेबल है उसको दूसरों को समझाना, जिससे कि जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ सके कि एक्चुअली जो डेटा है वो कर क्या रहा है। तो इसमें भी जो अलग अलग टूल होते हैं जिसमें कि पहला होता है डेटा रिपोर्टिंग। डेटा रिपोर्टिंग का मतलब है कि डेटा को रिप्रेजेंट करना, टेबल की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो है डेटा को रिप्रेजेंट करना। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि डेटा को इंटरेक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब कि चार्ट्स या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना, जिससे कि जो लोग हैं वो उस डेटा को समझ पाएं। थर्ड है इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब है कि डेटा को बिजनेस के लिए यूज करना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर डेटा को यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। मतलब कि हमारे बिजनेस में कोई प्रोडक्ट है तो उसकी सेल ऊपर गई है या नीचे हुई है, या किस प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। और लास्ट में होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग है जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उस डेटा को एनालाइज करके हम फाइनली डिसीजन ले सकते हैं कि किस जगह पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे हम इन्वेस्ट ना करें। इस तरीके से फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल होती है डेटा साइंस की। तो रियल लाइफ में जो है डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए डेटा साइंस से डील करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि डेटा साइंस से डील करते हैं उनको बोला जाता है डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डेटा साइंस के क्या क्या रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं। तो डेटा साइंस के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फील्ड्स में जो है डेटा साइंस का एप्लीकेशन होता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गई। इस तरीके से फील्ड्स हैं जहाँ पे कि डेटा साइंस का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग की, कि बैंकिंग में डेटा साइंस को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बैंकिंग में जो है ऑटोमेशन के लिए डेटा साइंस का यूज किया जाता है, मतलब कि जो बैंकिंग ऑपरेशन होते हैं उनको ऑटोमेटिकली इफिशिएंट वे में कंडक्ट कराने के लिए जो है डेटा साइंस का यूज बैंकिंग में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं वो 24/7 चलती हैं। तो आपको क्या लगता है किसी ऐप को जो है पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑपरेट कर रहा है, वहां पे जो है डेटा साइंस का यूज किया जाता है, जिससे कि जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो आपको स्मूथली मिल पाती हैं। इसके अलावा बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी जो है डेटा साइंस का यूज किया जाता है।
ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देखिए डेटा साइंस की हेल्प से जो यूजर की एक्टिविटीज होती हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और कुछ भी अगर सस्पिशियस फील होता है तो वहां पे बैंकिंग सर्विसेज को क्या कर दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा लोन रिकमेंडेशन में भी जो है डेटा साइंस का यूज होता है। पर्सनलाइज जो लोन है वो आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मतलब कि आपके डेटा को ट्रैक करके आपको कितना लोन देना है कितना नहीं देना है ये चीज डिसाइड की जा सकती है। इसके अलावा कंज्यूमर इंटरेक्शन के लिए भी जो है डेटा साइंस का यूज किया जाता है, जिससे कि जो सर्विसेज है वो इनहेंस किया जा सके और वहाँ पे जो यूजर है उसका एंगेजमेंट बढ़ सके। तो बैंकिंग में इस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए डेटा साइंस का यूज किया जाता है। ये कुछ कॉमन है जिनको मैंने बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज होती हैं जिनमें कि डेटा साइंस का यूज होता है। बात करते हैं अगले फील्ड की, तो नेक्स्ट फील्ड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी जो है डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए किसी भी पर्सन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है डेटा साइंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे किसी भी डिसीज को अर्ली स्टेज पे जो है डिटेक्ट किया जा सकता है डेटा साइंस की हेल्प से। मतलब जो सिम्टम्स हैं उनको एनालाइज करके जो है किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा यूज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, मतलब कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज किया जा सकता है और इस एल्गोरिथम को जो फिजिशियंस होते हैं वो अप्लाई करते हैं जिससे कि जो है किसी पर्सन की कंडीशन को डिटेक्ट कर पाएं, जैसे कि कैंसर वगैरह है इसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है इस टाइप के एल्गोरिथम को यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को इंस्टॉल करने में भी जो है डेटा साइंस हेल्प करता है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो पेशेंट्स को जो है डायग्नोस्टिक डिवाइसेस लगाते हैं जिससे कि उनके हार्ट रेट वगैरह को या उनके ब्लड प्रेशर वगैरह को मेजर किया जा सके। तो इस टाइप के डिवाइसेस को इंस्टॉल करने में भी जो है डेटा साइंस हेल्प करता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करने में भी जो है डेटा साइंस हेल्प करता है। डिवाइस गैदर डेटा फ्रॉम पेशेंट फॉर एनालिसिस, मतलब कि जो पेशेंट का डेटा है उसको डिवाइसेस के थ्रू गैदर किया जाता है और उसको जो है एनालाइज करके पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा मॉनिटर द कंडीशन रिमोटली, मतलब कि डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी पेशेंट की जो कंडीशन है उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब कि दूर बैठे बैठे जो है मॉनिटर कर सकते हैं डेटा की हेल्प से। अगर आप डेटा प्रोवाइड करेंगे तो उस डेटा के बेस पे डॉक्टर जो है आपको सलाह प्रोवाइड कर सकता है कि आपको जो है किस तरीके का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है डेटा साइंस की हेल्प से हो सकते हैं। जैसे कि जो है आप लोगों ने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे जिनमें कि अगर आप सिम्टम्स बताते हैं तो डॉक्टर से जो है आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है कि आपको किस तरीके के सिम्टम्स है और किस तरीके के ट्रीटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीज़ों में भी जो है डेटा साइंस का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा साइंस का यूज जो है ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ये डेटा साइंस की वजह से ही जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। इतना ज़्यादा ग्रोथ आया ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ये डेटा साइंस की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स में जो डेटा साइंस होती है बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करता है किसको, रिकमेंडेशन सिस्टम को। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनका रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, उनको बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उस डेटा के बेस पे जो है प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन की जाती है। मतलब कि यूजर्स की परचेज हिस्ट्री होती है उसको ध्यान में रख के जो है उसको चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं कि वो पर्सन जो है किस टाइप की चीज़ें खरीद रहा है। इसके अलावा डेटा साइंस के हेल्प से कस्टमर हैव मोर प्लीजेंट लाइफ स्टाइल ड्यू टू ई कॉमर्स फैसिलिटीज दैट सप्लाई द बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर नीड। मतलब कि डेटा साइंस की हेल्प से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि यूजर का डेटा कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं या फिर उनको डिलीवर किया जाता है। तो इस तरीके से ई कॉमर्स में भी जो है डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स हो गई वहाँ पे जो है डेटा साइंस का यूज हो रहा है। सेंसर्स लगे होते हैं कार में और वो सेंसर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे जो है आपकी कार क्या करती है, मूव करती है, वहाँ पर डिसीजन जो है कार ले पाती है। इसी तरीके से ट्रैफिक रूल्स में भी जो है डेटा साइंस का यूज किया जाता है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल जो लगे होते हैं कि कब जो है रेड लाइन होनी है, कब ग्रीन लाइन होनी है, इस तरीके की चीज़ों को भी जो है डेटा साइंस की हेल्प से किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में डिसीजन मेकिंग में भी डेटा साइंस का यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार को जो है किस तरीके से पता चलेगा कि कहाँ पे जो है उसे ब्रेक लगाने हैं, तो वहाँ पे जो है उसे एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना होगा। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में भी जो है डेटा साइंस का यूज हो रहा है। इसके अलावा जीपीएस रूट्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी डेटा साइंस का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रैफिक की कंडीशन को पता करने के लिए भी डेटा साइंस का यूज होता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। जैसे कि गूगल मैप की अगर हम बात करें तो गूगल मैप पे आपको पता चल जाता है कि किस जगह पे ट्रैफिक है या किस जगह पे ट्रैफिक नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है डेटा साइंस की हेल्प से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में यूजर के फीडबैक के लिए भी जो है डेटा साइंस का यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रेन से ट्रैवल करा या फिर फ्लाइट से ट्रैवल करा, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा,
इस चीज़ के बारे में भी जो आप वहाँ पे फीडबैक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फीडबैक के लिए भी जो है ट्रांसपोर्टेशन में डेटा साइंस का यूज होता है। बात करते हैं डेटा साइंस के अगले एप्लीकेशन की, तो फ्रॉड डिटेक्शन में भी जो है डेटा साइंस का यूज होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि डेटा साइंस की हेल्प से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा सकती है। ऑडिटिंग जो प्रोसेस है उनको किया जा सकता है, मतलब कि डेटा साइंस की हेल्प से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिससे कि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। तो यहाँ पे ऐसे डेटा साइंस एल्गोरिथम होते हैं जो क्या करते हैं, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन एंड हेल्प टू फाइंड बेस्ट सॉल्यूशन टू डिफीट फ्रॉड्स। मतलब कि डेटा साइंस एल्गोरिथम्स की हेल्प से ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है, जिससे कि किसी भी तरीके का अगर कोई फ्रॉड है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ फ्रॉड से डील करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसको भी ये फाइंड आउट करते रहते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन में भी जो है डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो ही आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।